रागिनी वर्कर है ना वो। मुझे कहते हैं कि आप फिल्मी डांस पे डांस करती हैं या ऐसा कुछ करती हैं, तो मैं उनको सभी को कहना चाहूँगी उससे पहले मैं रोज कथक करती हूँ। जो सीख रहे हैं, जिन्होंने आधा ज्ञान लिया है, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि वो पूरा सीखे। IGT का वो स्टेज मेरे लिए गुरुकुल के समान है और मेरे लिए गुरु के समान है। जो नए नए बच्चे जो सीख रहे हैं, उनकी शिक्षा पूरी होती नहीं है और वो इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और गुरु बन जाते हैं। क्या होता है ना, आज हर कोई जल्दी से सफलता पा जाना चाहता है, जल्दी गुरु बन जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा से जिद्दी रही हूँ और जिद करके दुनिया भर में मेरा स्लोगन रहा है। मुझे लगता है कि मेरी अंतिम सांस तक मैं नृत्य करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। आपने कथक की शिक्षा 5 साल की उम्र में गुरु पंडिता श्रीमती सितारा देवी जी के सानिध्य में प्रारंभ की। आज से 25 वर्ष पूर्व आपने नाद योग गुरुकुल की स्थापना की। आपने 2014 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 5, 2017 एवं 2018 में बुल्गारिया, इटली में डांस वर्ल्ड कप भी जीता। आपको मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण अवार्ड, वीरांगना भीमाबाई होलकर स्वाभिमान अवार्ड, सम्राट पंडित बिंदाधन महाराज अवार्ड, नृत्य अलंकरण अवार्ड जैसे कई अवार्ड से भी नवाजा गया। गुरु शिष्य को संजोए रखने के लिए आप जल्द ही नाद योग गुरुकुल कलाग्राम अर्थात कला के गांव का निर्माण करने जा रही हैं, जो कि एक रेसिडेंशियल गुरुकुल के रूप में सभी के समक्ष होगा। अब उनसे हम जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे या उनकी जर्नी के पीछे क्या कुछ बातें हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो मेरी छोटी सी एज से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी माताजी ने मुझे नृत्य की शिक्षा प्रारंभ करवाई थी, सब बोल सकते हैं। और उसके बाद संस्कार लेते और इसका दोहन करते करते एक समय बीतता गया और एक परिपक्व एज में आने के बाद मुझे लगा कि नृत्य ही मेरा जीवन है। सो इसका पूरा श्रेय मेरी मदर को जाता है और मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे इस फील्ड के लिए इतना हेल्प किया, मुझे ब्लेस किया, क्योंकि विदाउट तो माता पिता के और गुरुजनों के शायद सब अधूरा है। तो उन्हीं की कृपा है कि मैं आज ये कर पा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो लेगेसी मैंने अपने गुरुजनों से ली है, वो लेगेसी को मैं आगे नेक्स्ट जनरेशन तक मेंटेन कर पाऊँ। इसका मेरा पूरा प्रयास है, इसमें ही काम मैं कर रही हूँ। क्या बात है। तो अपनी सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने अपनी माताश्री और अपने गुरु को दिया है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि महिलाओं के जीवन में कई परेशानियां आती हैं, स्पेशली अगर उनके पास कुछ टैलेंट है, कुछ कला है, उसको आगे परस्यू करने में काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी अपनी कला को या उनके टैलेंट को उन्हें छोड़ना भी पड़ता है, गृहस्थी के कारण, बच्चों के कारण, परिवार के कारण। आप क्या कुछ ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको अपना टैलेंट नहीं छोड़ना पड़े? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप जीवन में आपने दृढ़ निश्चय किया है, आपका विल पावर स्ट्रांग है और आपने मैनेजमेंट को सीख लिया है, अगर मैनेजमेंट को आप अच्छी तरह से समझने लगे हैं, तो आप इस फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि अपने सिखाना और सीखना और मेरी जो भी जिम्मेदारी है घर की, एज ए डॉटर, एज ए मदर, मैंने जो भी किया है उसको मैंने मैनेज करने की कोशिश की और हमेशा मैनेज करते हुए मैंने अपनी चीज़ों को अंजाम दिया। और मैं बहुत फोकस आर्टिस्ट हूँ और फोकस रही हूँ शुरू से, क्योंकि मैंने अपने काम के अंदर मिशन और विज़न को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया है। मुझे लगता है कि जब हम फोकस होते हैं और हमारा मिशन और विज़न दोनों अगर डिसाइडेड है और हमने काम को मैनेज किया है, तो आप हर जगह पे अपने मैनेजमेंट के साथ में अपने आप को ठहराव के साथ अपना काम कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही है कि जब भी आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो पहले तो सबसे आप अपनी मजबूती को मेंटेन कीजिए कि आप मजबूत हैं, क्योंकि आपकी जड़ें यदि नीचे तक रहेंगी और आपकी जड़ें मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको हिला सकता है या कोई भी आपको डिगा सकता है। तो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए अपने मैनेजमेंट को
जो मैनेजमेंट स्किल है उसको डेवलप करते हुए आप ये काम करें तो कभी भी आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा, कभी भी आपको चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ेगी। कहाँ प्रॉब्लम होती है? जहाँ मैनेजमेंट बिगड़ता है। जनरली क्या होता है, परिवार में होता है कि हम पूरे परिवार को साथ आर्ट को मेंटेन नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जहाँ आर्ट की ज़रूरत है वहाँ आर्ट की ज़रूरत होना चाहिए, जहाँ परिवार में किसी की ज़रूरत है वहाँ परिवार को समय देना चाहिए। तो पूरा ये मेंटेन करते हुए यदि हम जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी सोचने की ज़रूरत, क्योंकि मुझे लगता है कि आज समाज से, परिवार से और हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्हीं से हमारी आर्ट और हमारी हर चीज़ आगे मेंटेन होती है। तो मुझे लगता है सबको साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि इन सब के बिगैर हम अधूरे हैं। एक बात बताना चाहूँगी, यदि हम बहुत ज़्यादा सफल हो जाएं और आपके आसपास कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला, आपको आशीर्वाद देने वाला ना हो, तो उस सफलता का, उस मुकाम का कोई मतलब नहीं। क्या बात है। मिशन और विजन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है जी। क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता, ये मैम ने बता ही दिया। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि कला और आध्यात्मिकता का आपस में क्या संबंध है? आप अपने शब्दों में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है, कितना सुंदर प्रश्न आपने मुझसे किया है। मुझे लगता है कला और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर आध्यात्मिकता की कला की अनुभूति संभव नहीं है। मुझे लगता है जैसे हम जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास से साधना, साधना से समाधि, समाधि से मोक्ष, ये हमारी जर्नी है, एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है। इसको बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। जहाँ अभ्यास का है तो अभ्यास तक ही वो उसकी डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। तो मुझे लगता है जब हम रियाज करते हैं, रियाज से अभ्यास की तरफ जाना चाहिए। अभ्यास जो अनुभूति देता है वो हमारी साधना में डाइवर्ट होता है। हमारी साधना से हम एक थोड़ा डिफरेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं, उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि से तो मोक्ष मिलता है। जितने भी बड़े गुरुजन हैं उन लोगों ने यही मार्ग हमें बताया है और हम कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है, आपको मन से और अपनी ओरा से बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। आपकी मन की सात्विकता, आपके विचारों की सात्विकता, आपकी अनुभूति की सात्विकता बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आध्यात्मिकता की ओर आपको लेके जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा सोचना है कि अच्छे आर्टिस्ट होने से पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आध्यात्मिकता को भी समझ पाएंगे, तभी आप कला को भी समझ पाएंगे, तभी आप समाधि को भी महसूस कर पाएंगे, तभी आप मोक्ष की तरफ जा पाएंगे। मोक्ष का तो बहुत बाद में नंबर आता है, लेकिन ये पायदान है जो हर गुरु एक शिष्य को देता है। क्योंकि मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा है। उनको मैंने समाधि में जाते हुए देखा है, मैंने उनको उस लेवल तक उनकी अनुभूति को मैंने महसूस किया हुआ है। तो इतना सुंदर मार्ग है हमारा। और ऐसा भी कहते हैं और कहते क्या है ही बात ये कि जो डांस है, वो जो नृत्य है, वो देवी कला है। जब तक कि भगवती सरस्वती का आशीर्वाद ना हो, कोई भी इस कला को नहीं कर पाता है। मुझे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा सीख के अपना अगर डांस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं या करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही कथक, रियल कथक करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ऐसे इतिहास को और समर्पण को और परंपरा को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी इस चीज़ को आप आगे मेंटेन कर पाएंगे। क्या बात है। इनकी खास बात यही है कि इनका ऑरा जो है, पॉजिटिव ऑरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक आर्टिस्ट का आध्यात्मिक से जुड़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ये मैम ने अभी हमारे बीच में रखी है। और एक आध्यात्मिकता से जुड़ना आपकी कला को और ज़्यादा सुंदर बना देता है। बिल्कुल, ये बात एकदम सच है। क्या बात है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 5 की विनर रह चुकी हैं रागिनी मक्कर जी। आइए अब उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उनका सफ़र रहा, क्या कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने वहाँ से गेन करे। आइए उन्हीं से जानते हैं। वैसे तो आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत जीवन का एक सुखद अनुभव रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 5। मेरे ज़िंदगी की जो दिशा, मेरे ज़िंदगी के रंग, मेरी ज़िंदगी का एक अनुभव जो मुझे उससे मिला है, मैं ज़िंदगी में ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। IGT का वो स्टेज मेरे लिए गुरुकुल के समान है और मेरे लिए गुरु के समान है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से पूरा वर्ल्ड वाइड मैंने बात करना सीखा, वर्ल्ड वाइड मैंने जाना सीखा, और वहाँ से मैं वर्ल्ड को जानना सीखी और कैसे मुझे आगे अपने पंखों को पसारना ही ये मैंने IGT से सीखा। IGT ने मुझे नई दिशा दी, नई सोच दी, नई पहचान दी।
तो ज़िंदगी भर मैं उस चीज़ का एहसान नहीं भूलूँगी। और उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे उस समय वोट किए और मेरे लिए इतना सपोर्ट किया और हज़ारों करोड़ों वोटों से उन्होंने मुझे जीत दिलाई, उन्होंने मुझे विश्वास किया, तो उन्हीं के विश्वास को मैं अभी तक मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और उस जर्नी के बारे में बताऊँ तो, सच बात में बताऊँ तो मैंने हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैंने वहाँ पे अपने आप को बनाने की कोशिश की। लेकिन सच बात बताऊँ तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने आप मतलब मैं यहाँ पे इस भीड़ में मतलब या उस एक समूह में अपनी जगह नहीं बना पाऊँगी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं परंपरा के साथ में हूँ, मैं परंपरा को मैनेज कर रही हूँ और मैं परंपरा का निर्वाह ईमानदारी से कर रही हूँ, गुरु शिष्य परंपरा को समझ रही हूँ, उस परंपरा के अनुसार मैं अपने मतलब चीज़ों को अभिव्यक्त कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी पीछे रह सकती थी। तो मुझे अपनी गुरु की दी हुई शिक्षा पर बहुत भरोसा था, तो जिसने मुझे जीत दिलाई। और दूसरी बात की, हमेशा मैंने अपने आप को, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी मैंने अपने जीवन में ना को मेंटेन नहीं किया है, हमेशा मैं पॉजिटिविटी को मेंटेन करती हूँ। तो जितने भी चैलेंज आते थे मेरे लाइफ में, जितने भी चैलेंज उस समय टेक्निकल से हमें दिए जाते थे या उस समय जो टास्क दिए जाते थे, मैं उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करती थी। और बस एक ही उद्देश्य रहता था कि अपना 100% मैं कैसे दूँ। जब मुझे लगता है कि आप अपना 100% दे रहे हैं और आप अपनी चीज़ के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और ईमानदारी से काम को कर रहे हैं और मेहनत आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ सफलता नहीं होगी। जैसे कि मैं मानती हूँ, एक सफल आर्टिस्ट बनने के लिए डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन, हार्ड वर्क। बिकम एन आर्टिस्ट बट व्हेन यू विल बिकम ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्ट होंगे तभी आपके साथ ये चीज़ काम कर पाएगी। तो मैंने बस ये चीज़ मेंटेन की और यही मेरा बोलना चाहिए सीज़न 5 की जो विनिंग मैंने की है उसका आधार ये रहा है, मेरे सक्सेस मंत्राज ये हैं। और आज भी मैं इसी को बहुत मेंटेन करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप सराउंडिंग में जो भी आपके लोग रह रहे हैं, आप उनको नाराज़ ना करें, आप उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करें और गलती से भी किसी का दिल ना दुखे, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ हमेशा। और मेंटेन करती हूँ कि नहीं, मैं अच्छे आर्टिस्ट होने से पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। आज भी मैं करने की ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में ये जो हमारा जीवन है ये रंगमंच है, इस पर हमें हमेशा कोशिश करते ही जाना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो हमेशा मैंने कर्म को प्रधानता दी है और मैं बहुत कर्म को प्रधानता लिए ही अपना वर्क करती हूँ। क्या बात है, इतनी बड़ी उनकी जर्नी रही होगी, पर कुछ ही शब्दों में उन्होंने ये बता दिया कि उनको विश्वास था, उनके गुरु की शिक्षा पर विश्वास था कि वो जगह हासिल कर ही लेंगे। आज वो विनर हमारे बीच है। तो आपको देश नहीं, पूरा संसार बहुत प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस स्टेज पर पहुंचना और आप वो मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो आप में बहुत सारी खास बातें हैं। तो अब मैं अगला आपसे प्रश्न यही पूछना चाहूँगी कि आपको काफ़ी अवार्ड्स से नवाजा गया है, आपने काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी करे हैं। तो आपकी भाषा में, आपकी नज़रिए में सफलता की क्या परिभाषा होगी? देखिए, सफलता की परिभाषा यदि मैं समझाना चाहूँ तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, यही सफलता का राज है मेरा। और मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब मेरा सोचना है, मुझे नहीं मालूम लोग क्या सोचते हैं, कि एक किसी ने अवार्ड और रिवॉर्ड दे दिया, ये तो उनका प्यार है, उनका सम्मान है, लेकिन पहले आप एक बनने के लिए नेक होना बहुत ज़रूरी है। तब ये सारी आपके जो अवार्ड है, रिवॉर्ड है, आपको खुद को फील होगा कि ये मुझे मिले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले एक होकर काम करना चाहिए। तो सबको साथ में लेके यदि काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी सफलता आती है, जो भी अवार्ड मिलता है, तो वो हमारी सीढ़ी का एक पायदान है जो हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमें वो संबल देता है आगे बढ़ने की और हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, हमें और भी अच्छा काम करना है। तो ये तो बहुत नेचुरल है कि कहीं से अवार्ड मिलता है, किसी से सम्मान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और ये मेरी अगर बात बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि किसी ने यदि मुझे अवार्ड दिया है तो मैं उस समय 100 गुना और चौकन्ना होकर काम करने लगती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन वो मुझे और रिस्पॉन्सिबल बनाता जाता है। हर एक अवार्ड जनरली क्या होता है कि एक अवार्ड आता है, घर में सजा दिया जाता है, पर नहीं,
जब मैं उन अवार्डों को रोज़ देखती हूँ, सुबह मेरे घर में पूरे सब अवार्ड हमारे प्लेस किए हुए हैं और एक कला रूम हम लोगों ने बना के रखा है। उस कला रूम में जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे हमेशा वो याद रहता है कि नहीं, मुझे ये अवार्ड इस चीज़ के लिए मिला है, तो मुझे इसको मेंटेन और ईमानदारी से करना चाहिए। मैम ने हमको इनकी सफलता के बारे में भी बता दिया, क्या अचीवमेंट्स इनके रहे हैं, उन पे भी बात हो चुकी है। पर कोई भी सफलता बिना कठिनाइयों के पूरी नहीं होती। तो आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ अपोजिशंस और क्या कुछ कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। क्या बात है। मैं बताना चाहूँगी कि रागिनी का और प्रॉब्लम्स का शुरू से नाता रिश्ता रहा है। तो कभी भी प्रॉब्लम से मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी कभी भी उससे हार नहीं मानी। मैं हमेशा से जिद्दी रही हूँ और जिद करके दुनिया बदलो मेरा स्लोगन रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, ये हमारे लिए कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है, हमारी स्पीड को ब्रेक नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यदि हम फोकस्ड हैं और हम देखिए, मुझे लगता है कि ईश्वर जो देता है तो शायद उसकी परीक्षा भी वो लेता है, और परीक्षा उसी की ली जाती है जो दे सकता है, जो काबिल हो। तो मुझे लगता है कि काबिल लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम्स आती है, काबिल लोगों के साथ ही ये हर चीज़ें इंसिडेंट्स होते हैं और वो उससे लड़के आगे जाते हैं। मुझे लगता है तभी मकाम हासिल भी हो पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स की, तो ये तो शुरू से बनी रही हैं। और प्रॉब्लम्स एक तरफ होती है, मेरा काम एक तरफ होता है, मेरा मैनेजमेंट एक तरफ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। मुझे लगता है कि मेरी अंतिम सांस तक मैं नृत्य करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और जो समाज ने मुझे दिया है, मैं ईमानदारी से उसे लौटाऊं और समाज की सेवा कर पाऊं, बच्चों की सेवा कर पाऊं। और अब मेरा जो खुद का एक आर्ट है, मैं बच्चों तक पहुंचाऊं, यही मेरा प्रतिज्ञा है। और जैसे मैंने अभी कोशिश की है, आपने मुझसे पूछा भी था कि मैम आप क्या नया कर रहे हैं, तो संस्कृति से धरोहर की सेवा है, टेकन संकल्प कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उस पे जाके हम अपने मॉन्यूमेंट पे जाके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड वो पहचानी जाए। क्योंकि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, उसके लिए भी हमारी कुछ संकल्प हैं कि हम अपने प्रदेश की सेवा किस प्रकार कर पाए। तो एज ए आर्टिस्ट मैं अपने प्रदेश की इस प्रकार से सेवा करती हूँ। तो ये मैंने अभी बहुत बड़ा संकल्प लिया है। दूसरी बात की, जो हमारी नई जनरेशन है उसको धर्म और संस्कृति से परिचय करवाना ये बहुत जरूरी है। तो क्योंकि धर्म और संस्कृति की अगर शिक्षा होती है तो आपकी जो अनुभूति है, जो आपका कार्य है, वो बहुत सुंदर तरीके से सद्मार्ग की तरफ जाके जो रियल मोटो है वो निकल कर आता है। तो मैं अभी यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को मैं संस्कृति धर्म की शिक्षा दे रही हूँ ईमानदारी से। क्योंकि कथक के साथ में मुझे लगता है कि जब तक धर्म और संस्कृति और परंपरा ना जुड़े तो वो शिक्षा अधूरी मानी जाती है। तो मैं कोशिश तो मेरी जारी है और उसके लिए मैं उनको लेके जाती हूँ। जैसे मंदिर हम लोगों ने अभी कुछ मंदिर को अडॉप्ट किया है और कुछ मंदिर के लिए हम लोग समर्पित होकर काम करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को वहाँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मना के केक वगैरह काटते हैं, तो सेलिब्रेशन रखते हैं। तो उस दिन का मैंने सोचा कि उस दिन का जो सेलिब्रेशन है वो गौशाला में जाके करें। और जो आप केक काट रहे हैं 500 रुपये का, 500 रुपये का कुछ भी आप गौ माता को दान कीजिए और उनको उनकी सेवा कीजिए। क्योंकि गौ माता में 36 करोड़ देवताओं का निवास है। तो अगर वहाँ से आशीर्वाद मिलता है तो साक्षात भगवान का पूरा समूह आपके साथ में है। तो ये मैंने अभी कुछ नए चेंजेस लाइफ में किए हैं जो मैं 7-8 साल से कंटिन्यूशन करती आ रही हूँ। और जो नई जनरेशन है उसको ये बता रही हूँ कि हमारी जो लेगेसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें किन स्तंभों की ज़रूरत है। तो ये सब जानकारी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों तक दे पाऊँ, ताकि वो हमारी परंपरा कला का निर्वाह आगे तक अच्छी तरह से कर पाए। ऐसा गुरु किसी शिष्य को मिल जाए तो उसका क्या कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब एक शिष्य को हर तरह की का ज्ञान देना, हर अच्छे कार्यों से जोड़ के रखना, आज रागिनी मकर जी कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब ही यही होता है कि आप अच्छे कर्म करें अपने कार्य के साथ, और आज ये कर रहे हैं तो मतलब ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपके कार्य के अलावा आप और क्या कुछ समाज और सोसाइटी को दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और आप पुरानी जो हमारा ट्रेडिशन है उनको संजोए रखने का काम कर रहे हैं।
ये बहुत ही ज़रूरी और आज के वक्त में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं मानती हूँ जी। हमेशा से कि भगवान ने शरीर दिया है। जी। तो मेरे पापा कुछ हमेशा से कहते हैं कि कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम अपने इस जीवन को सार्थक कर सको। Exactly. तो मैं भी ये सोचती कि भगवान ने मुझे जो शरीर दिया है, जो ये वैभव दिया, सब कुछ जो दिया है, मैं उससे कुछ ऐसा काम करूँ ताकि मेरे जीवन की, मेरे शरीर की सार्थकता सिद्ध हो जाए। तो मैं भगवान को मतलब धन्यवाद करती हूँ हमेशा, मेरे माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, मेरे गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ हमेशा कि उन्होंने मुझे ये आर्ट दिया है, उस आर्ट से नवाजा है, मुझे उस कला से मतलब समर्पित मुझे बनाया है। तो बस मैं उस परंपरा को हमेशा जीवित रखूं और तो मेरे जीवन का और मेरे शरीर की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं ऐसी सोच ही मन को मोह लेती है और कहते हैं ना कि एक गुरु अगर इस तरीके की सोच रखता है तो उनसे जुड़े हर व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो बहुत बहुत आपकी बातों से अच्छा लगा। अब मैं आपसे दोबारा और अगला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी जो कथक में स्पॉन्टेनियस चेंजेस आ रहे हैं जी, ये मतलब इसकी वजह से ये जो कथक का एक्चुअल नेचर है ये खोता जा रहा है नहीं, मैं कभी भी या फिर ये एक वेलकम चेंज है? नहीं, मैं इसको चेंज भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि जो परंपरा के अंतर्गत जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सर्वमान्य है, लेकिन आप परंपरा को तोड़ के यदि कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत है। आज की तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। जैसे जनरली मुझे कहते हैं कि आप फिल्मी डांस पे डांस करती हैं या ऐसा कुछ करती हैं, तो मैं उनको सभी को कहना चाहूँगी उससे पहले मैं रोज़ कथक करती हूँ और रियाज करती हूँ और मैंने इतने सालों तक 20 से 25 साल तक मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है। तो पहले मैंने उस परंपरा को जाना है, मुझे वहाँ से चैलेंज जो मिला था उसको मैंने एक्सेप्ट करके अपने प्योर कथक को मैंने वहाँ किया है। मैं कभी भी कथक के अंदर फोक या वेस्टर्न नहीं करती। मेरी जो अभिव्यक्ति है वो शुद्ध कथक के रूप में होती है। तो गाना कोई सा भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के यूथ के लिए वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो हमारी परंपरा नहीं है। और वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा से शुद्ध कथक को महत्व दिया है और मैं आज भी शुद्ध कथक को ही महत्व देती हूँ और मैं कहीं भी अपने जो प्रयोग है परंपरा से विमुख होकर नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं भी जो इस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा दोष मालूम ये है कि जो नए नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनकी शिक्षा पूरी होती नहीं है और वो इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और गुरु बन जाते हैं। तो मुझे उनसे थोड़ी सी तकलीफ है और उनसे बड़ा वो है कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और सही ज्ञान दे नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे मैंने अपने जीवन में एक पर्टिकुलर ईयर तक सीखा, उसके बाद मेरे गुरुजनों ने मुझे बोला कि नहीं आप ये चीज़ आगे सिखाओ, तब जाके मैं उसको आगे मेंटेन करने लगी। तो मुझे लगता है कि जो सीख रहे हैं, जिन्होंने आधा ज्ञान लिया है, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि वो पूरा सीखे और उस सीखने के साथ में अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ दें। तो ये बात मायने रखती है कि शिष्य किस तरीके से उसको लेते हैं, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस है नहीं। एग्जैक्टली, पेशेंस की कमी हो रही है। पेशेंस की वजह से आप कुछ भी काम वो कर नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी सबको सफल होना है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका बच्चा अगर कहीं सीखने जाता है तो मुझे लगता है जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 6 से 7, 8, 10 साल लगते हैं, वैसे डांसर बनने के लिए भी 10 से 15 साल, 20 साल लगते हैं। और अच्छा आर्टिस्ट होने के साथ अच्छा इंसान बनने के लिए तो कम से कम 25 साल लगता ही लगता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें मायने रखती है और इसी से हमारी जो चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि आप डिस्टर्ब हो रही है, तो इसी से वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जो सही लोग हैं, जैसे यहाँ पे बहुत बड़े गुरुजन हैं जो सही चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं, जिनके पास बरसों से लोग जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस चीज़ के लिए, तो उन लोगों की छत्र छाया में लेके यदि हम अपनी कला परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत मायने रखता है और ये हमें सही मायने में आशीर्वाद प्रदान करके हमको आगे बढ़ाता है। क्या बात है, किसी भी चीज़ को सीखने का शॉर्टकट नहीं होता है। वेरी ट्रू। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी ज्ञान को, किसी भी कला को ग्रहण करने से पहले। जी। तो अब कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो आपको शुरू से उसका ज्ञान और जो भी आप सीख रहे हैं पेशेंस के साथ में आपको सीखना है। अभी हमें मैम ने बताया। तो आजकल की यूथ को आप और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये कला जो है ये बहुत प्राचीन है, ये आज की बनी हुई नहीं है और उसको मेंटेन रखना समाज में बहुत ज़रूरी है। जो एक्चुअल है कला, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस के साथ में आज का यूथ प्रेजेंट कर रहा है।
जी जो कहीं मायने में मेरे ओपिनियन में गलत भी है, सही भी है। जी। आपका इस पे क्या ओपिनियन होगा और आप क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। फिर आपको फोकस होना बहुत जरूरी है और आपको ईमानदार रहना है। जहाँ आप ईमानदार हैं, जहाँ आप ऑनेस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आप अपनी परंपरा को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्या होता है ना, आज हर कोई जल्दी से सफलता पा जाना चाहता है और बहुत जल्दी से आर्टिस्ट बन के खड़ा हो जाना है और बहुत जल्दी गुरु बन जाना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता है। गुरु बनने के लिए गुरु का गौरव भी आपके पास होना चाहिए, गुरु का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, तब आप गुरु की महिमा को मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर होती है लाइफ में तो उस चीज़ को हम ईमानदारी से मेंटेन करके अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे बीच में रियल स्ट्रगल, जिनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है जी। और आज वो यहाँ पर हैं क्योंकि उनकी ये मेहनत है। विदाउट मेहनत या फिर बिना किसी स्ट्रगल के वो यहाँ पर नहीं होते। तो आज ये उनका स्ट्रगल है जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बीच में वो पेश कर रहे हैं। और रियल टॉक विद अक्षिका, इंदौरी आर्टिस्ट का एक ही हमारा काम है कि जो रियल स्ट्रगल है, जो सच्चे योद्धा हैं, उनको आपके समक्ष पेश करना। और उनमें से हमारे बीच है रागिनी मक्कर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज आपने समाज को एक नई सोच प्रदान करी है और उनको ये बताया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको विद पेशेंस उसके साथ में बढ़ते रहना पड़ता है और अपने गुरु, अपने परिवार का उतना ही सम्मान करना होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी बढ़ जाए उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कीमती समय देने के लिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर इंदौरी आर्टिस्ट प्रबल जैन जी और पूर्वा जैन जी, और आपका भी धन्यवाद। रियली मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा से इंदौरी आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि कुछ नया इनोवेशन लेके वो हमेशा सामने आते हैं और इतने सारे लोगों के साथ में चल के वो इतने सारे लोगों का विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास यदि माना जाए तो रियल में इंदौरी आर्टिस्ट कर रहा है। तो मेरी दिल से पूरी इंदौरी आर्टिस्ट को और प्रबल जैन जी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।